नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की जो हॉस्टल वार्डन की एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और पीडीएफ थोड़ा लेट आता है, तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आपको पीडीएफ प्लस क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो भी क्लास ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी है कि जो भी एमसीक्यूज़ हैं या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका ये जो एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग वो चीज़ पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो सारी आपको करवाने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जैसे आपके जो एक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 2-3 एक्ट हो चुके हैं, प्लस जो आपका पोक्सो एक्ट है, ठीक है, उसका जो अमेंडमेंट अभी बाकी है मुझे पता है, तो उसकी भी क्लास मैं जल्दी करवा दूंगी, ठीक है। धीरे धीरे आपका सारा हो जाएगा, अगस्त तक मैंने बोला है, तो अगस्त तक आपका करवा दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। तो ये जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या है। जो जैसे मनुष्य या फिर लड़कियों की, लड़कों की भी बच्चे हैं उनकी, उनको बेच दिया जाता है, ठीक है, देह व्यापार के लिए, या फिर जैसे उनके बॉडी पार्ट निकाल के बेच दिए जाते हैं, तो इन सब से ही रिलेटेड ये हमारा एक्ट बनाया गया था। तो ये एक संशोधित रूप है। ये किसका संशोधित रूप है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो महिलाओं की मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न एवं देह व्यापार संबंधी अपराधों के निवारण में पुलिस की क्या भूमिका है, इन सबके बारे में बात करेंगे। तो जो मेन हमारा था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है, उसका संशोधन रूप किया गया था 2006 में। तो उसको जो हमारे सिलेबस में दिया गया उसको दिया गया, लेकिन उसके बारे में भी हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगी, किन किन चीज़ों को जैसे समाज में नारी को देह व्यापार के लिए यूज़ करते हैं या बेच देते हैं, या उनसे कह सकते हैं कि लोग ले जाते हैं फिर उनसे गलत तरीके से काम करवाते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम 1956, ठीक। तो ये क्या है, जैसे वेश्यावृत्ति अथवा अनैतिक देह व्यापार जैसी बुराई का मूल कारण आर्थिक विपन्नता, आजीविका का संकट और अज्ञान रहा है। जैसे बहुत से लोग हैं जो इतनी ज़्यादा गरीबी है तो अपने बच्चियों को या बच्चों को बेच देते हैं, ठीक है। समाज में व्याप्त ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति निवारित करने के आशय से भारत की संसद ने 1956 में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया था। तो ये सब जो भी अनैतिक चीज़ें हो रही थी उनको ध्यान में रखते हुए भारत की जो पार्लियामेंट है उसने 1956 में इस बिल को पारित किया था। इस कानून के अंतर्गत वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं, धनार्जन के लिए देह व्यापार करने वाली महिलाओं एवं वेश्यागृह के संचालन में लिप्त अथवा सहयोग करने वाली स्त्री अथवा पुरुषों को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, मतलब जो महिलाएं इसमें लिप्त हैं या फिर जहाँ पे लोग काम करते हैं उनका पूरा संचालन जिनके द्वारा किया जाता है, उन सबको इसमें रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका वेश्यागृह है धारा 2 में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धारा 2 आपके किससे संबंधित है, जो आपका वैश्यागृह है। तो ये हमारे एग्जाम में इसका इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बाकी आप लोगों को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा धारा 2F है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वेश्यावृत्ति, अब जो छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण की वजह से बेच दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उनसे गलत काम करवाते हैं पैसों के लिए, इन सब चीज़ों को, तो इन सब ये मेन ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जैसे आप हॉस्टल वार्डन के पद पे जाएंगे
तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देखेंगे। कोई अगर बच्चा इन सब समस्याओं से या ऐसे किसी चीज़ से परेशान या जूझ रहा है उसकी, या फिर उससे जब वो आपके स्कूल में नहीं आया तो उससे पहले उसका क्या माहौल रहा है, क्योंकि बच्चे इन सबसे मेंटली भी इफ़ेक्ट होते हैं, आपको पता होगा। और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, ठीक है। कि अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो वो बच्चे बहुत अलग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद है वैश्या, ये सब चीज़ें हो गई। इसका जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि वैश्यागृह के संचालन के लिए धारा आपकी कौन सी है, 3, ठीक है। तो इसमें देखो दंड का प्रावधान भी है। अगर आपको स्कूल में या कहीं ऐसी एक्टिविटी आपको समझ में आती है तो आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। वैश्यागृह के प्रबंधन अथवा प्रबंधन में सहायता करने के कृत्य में लिप्त उसे दोष सिद्ध पाए जाने पर कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की कारावास तथा 2000 रुपये तक का आर्थिक अर्थदंड की शास्ति से दंडित किया जाएगा। मतलब उसको ये ऐसे दंड भी दिए जाएंगे जो लोग इन सब कार्यों का संचालन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी वैश्यावृत्ति से आजीविका चलाने के दंड धारा किसमें आती है, 4 में, ठीक है। यदि 18 वर्ष से अधिक या का व्यक्ति जानबूझकर वैश्यावृत्ति से होने वाली आय से अपनी आजीविका चलाता है तो उसे 2 वर्ष के कारावास और 1000 तक के अर्थदंड अथवा दोनों की दंडों से दंडित किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है ऐसे काम करके उससे अपना आजीविका चलाता है तो उसको भी दंड का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, बाल वैश्यावृत्ति से आजीविका करने के लिए दंड, वो किसमें आती है, आपकी धारा 4 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हॉस्टल वार्डन के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो ऊपर आपको धाराएं बताई गई हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम जैसे आप बच्चे से ज़्यादा रिलेट करते हैं ना, तो बच्चों वाली चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, ठीक है। तो धारा 4 है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे अथवा अवयस्क से वैश्यावृत्ति करवाकर आय अर्जित करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की शास्ति से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये दंड का प्रावधान है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो धारा 4 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप देखते हैं आपके पास बच्चे होंगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद है वैश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करना अथवा प्राप्त करने हेतु दंड इसमें आता है, ये आती है आपकी धारा 5 में, ठीक। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति से अथवा सहमति के बिना वैश्यावृत्ति के प्रयोजन से प्राप्त करता है तो उसे वैश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपये का दंड है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ, क्योंकि सबके घर का माहौल अलग होता है, पता नहीं कौन किस एरिया से आया हो, ठीक है। तो आपको इसीलिए एक्ट पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप उस पर उचित कार्रवाई कर पाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट है अभिरक्षा में वैश्यावृत्ति के लिए दंड। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति से वैश्यावृत्ति का कृत्य करवाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होती है, ठीक। तो मेन जो आपकी ये धाराएं हैं प्लस ये जो पॉइंट है ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आप इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, बाकी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एक बार ही ये सब पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता होती है कि आपको धाराएं जो मेन है वो याद रखने की आवश्यकता होती है। इसके परिवीक्षा यदि धारा को अधिनियम या संशोधित के द्वारा दिनांक 26/1/1987 समाप्त किया जा चुका है, अतएव स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दोषयुक्त किए गए अभियुक्त को परिवीक्षा पर मुक्त नहीं किया जा सकता है। विवेचना किसमें है, आपकी धारा 13 और धारा 14 में। तो इसमें क्या बात कही गई है, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध की विवेचना पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती, परंतु यदि पुलिस इंस्पेक्टर इस बात को संतुष्ट हो कि सुलभ सब इंस्पेक्टर द्वारा विवेचना नहीं करवा ली जाए तो विलंब आदि कारणों से अभियुक्त साक्ष्य नष्ट कर सकता है। मतलब विवेचना जो पुलिस से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी धारा 14 और 13 में, ठीक। इसके बाद आपकी धारा संज्ञेय अपराध धारा 14 क्या है, अनैतिक देह व्यापार निषेध 1956 के अंतर्गत समस्त अपराध संज्ञेय अपराध होंगे और पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से वारंट
लिए बिना भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकेंगे। मतलब ऐसी कोई चीज़ें देखी जाती हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको वारंट की ज़रूरत है, आप बिना वारंट के भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पुलिस के लिए प्रावधान है। इसके बाद महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्यता, ये आपका है, ठीक है। ये किसमें है? धारा 46(4) में। अब यहाँ पे हमारा जो है मेन 2006 का संशोधन, उसकी बात भी कही गई है। जैसा कि वर्ष 2006 में संशोधित किया गया, किसी महिला अभियुक्त को सूर्यास्त के उपरांत और सूर्योदय से पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये भी नियम है कि कोई महिला अगर ऐसे चीज़ों में है तो उसको सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये संशोधन आपका किसमें किया गया है? जो 2006 का आपका अमेंडमेंट हुआ था, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। इसके बाद अपराधों का विचारण धारा 22 में आता है आपका। ठीक है। अपराधों का संक्षिप्त विचारण धारा 22(b). इसके बाद संरक्षण गृह धारा 18, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके स्कूल में जो बच्चे इन सब चीज़ से बच के निकाले जाते हैं, वो बहुत से स्कूलों में ऐसे रखे भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, और उनका अलग तरीके से डेवलपमेंट हो पाए इन सब के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये निकल के आया और इसमें किस प्रकार से काम हुआ। मेन है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए, जो मनुष्य का देह व्यापार होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट आपका बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2006 में अनैतिक तस्करी रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो मानव तस्करी और यौन शोषण से निपटने के लिए अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956, जो अभी हम लोगों ने देखा, उसके पॉइंट देखे, में संशोधन करता है। ठीक है। जो आपका 1956 में आया था, उसका ही संशोधन करके 2006 में दिया गया। इसे 22 मई 2006 को लोकसभा में पेश किया गया, 2 जून 2006 को स्थायी समिति को भेजा गया, 23 नवंबर 2006 को रिपोर्ट बनाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि कब ये लोकसभा में आया, ठीक है, इसके बाद कब स्थायी समिति को भेजा गया, इसके बाद ये इसकी रिपोर्ट वगैरह कब बनाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। इसका अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, ITPA, ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो तस्करी के पीड़ितों के यौन शोषण के उद्देश्य से वेश्यालय में जाता है। मतलब इसके तहत ऐसे सारे लोग दंडित किए जाते हैं जो यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं या उनकी वजह से बच्चों को या महिलाओं को लेके जाते हैं वहाँ पे ये सब काम करवाने के लिए। ठीक है। यह तस्करी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर अधिकारियों का भी गठन किया गया है। तो इसके स्टेट और आपके सेंट्रल लेवल पे भी अधिकारी वगैरह बनाए गए हैं, ऑफिसेज बनाए गए हैं इन सबसे निपटारा के लिए। मानव तस्करी और मानवों के खिलाफ संबंधित अपराधों से निपटने के बढ़ते प्रयासों के बावजूद हर साल मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। इतना सब कुछ हो रहा है। 1956 में आपका आया, उससे पहले भी न्यूयॉर्क में एक कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें ये सब बात कही गई। तो उसके बाद इंडिया ने अपने यहाँ लागू किया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं ये सब चीज़ें नहीं रुकती हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा कानूनों को उचित परिवर्तन की आवश्यकता है और न केवल कानून और व्यवस्था बल्कि समाज को भी एक साथ आकर हमारे देश में इस समस्या को समाप्त करना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जैसे देह व्यापार से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है तो आप उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन होंगे आपके, तो आप किस प्रकार से उसको जवाब देते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लो। वैसे आपकी धाराएं वगैरह कम ही पूछी जाएंगी क्योंकि आपका क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है स्कूल से रिलेटेड है, तो आपको ये एक्ट इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है या आपके संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप उन पे कार्रवाई कर सकें। ठीक है। बाकी सारा आगे का प्रोसेस तो आपका पुलिस वगैरह का ही रहता है। ठीक। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1986 को अनैतिक तस्करी रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 द्वारा अद्यतन किया गया था। ठीक। इसके अब क्या फीचर्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, जो आपका 2000
6 का है। ठीक, तो विधेयक उन धाराओं को निरस्त करता है जो वेश्याओं को ग्राहकों की तलाश करने पर दंडित करती हैं। तो इसमें उन धाराओं को निरस्त कर दिया गया जो वेश्याओं को ग्राहकों की तलाश करने पर दंडित करती हैं। जो कोई भी यौन तस्करी करने वाले लोगों का शोषण करने के इरादे से वेश्यालय में प्रवेश करता है वो सजा का पात्र है। मतलब यौन तस्करी के मामले से अगर आप लोगों का शोषण करने में कोई लिप्त पाया जाता है, ठीक है, तो उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। अधिनियम में निर्दिष्ट सभी अपराधों की सुनवाई गुप्त रूप से की जाएगी, जिसका अर्थ है कि जनता को कार्रवाई देखने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ऐसी सब चीज़ों को एक प्राइवेसी दी जाएगी, क्योंकि उनका मकसद है कि इन सब चीज़ों की रोकथाम, ना कि उन सब चीज़ों को सामने लाके समाज में उन लोगों को हीन भावना दिखाना। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति से संबंधित तस्करी दंडनीय है। अधिनियम अन्य उद्देश्यों जैसे बंधुआ मजदूरी, घरेलू रोजगार के लिए तस्करी को संबोधित नहीं करता है। अब क्या होता है कि अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग क्यों इन सब चीज़ों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आपको काम दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। इन सब चीज़ों को लेके आपने देखा है काफ़ी ये सब चीज़ें सामने आई हैं कि उनको नौकरी या किसी काम के बहाने बाहर जाके बेच दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पहल अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के अलावा भारत सरकार के पास महिलाओं और बच्चों के हितों की सुरक्षा में मदद के लिए कुछ प्रमुख पहल हैं। ठीक है, अब महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, तो उनके लिए अलग अलग एक्ट, अलग अलग धाराएं सब बनाई गई हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 370 और 370A ये किससे रिलेटेड है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, 370 और 370A मानव तस्करी के संकट से निपटने के लिए संपूर्ण कदम प्रदान करती है। तो ये धाराएं आप लोग याद कर सकते हैं जो डायरेक्ट किसी चीज़ से रिलेट करती हैं। जिसमें किसी भी रूप में शोषण के लिए बाल तस्करी शामिल है, जिसमें शारीरिक दुर्व्यवहार या किसी भी यौन शोषण, दास्ता या जबरन निष्कासन शामिल है। ठीक है, तो ये आपको किस लिए याद रखनी है, जैसे हॉस्टल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, स्कूल में, जहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग एक्ट पढ़ते आ रहे हैं आपको इतना समझ में आएगा कि बच्चों से रिलेटेड एक्ट हम लोगों को क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम लोग उस पर काम कर सकें। ठीक है, इसके बाद जैसे अंग 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के बाद प्रभावी हुए हैं। अब 2013 ऐसा भी देखने को मिला है कि ये लोग बेच देते हैं, फिर बॉडी पार्ट अलग अलग निकाल के उनको भी बेचा जाता है कंट्री में या फिर अदर कंट्री में, ये भी बेचा जाता है। तो इन सबको भी रोकने के लिए ये संशोधन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट 2006 है, ये मेन इससे ही है कि जो भी दैहिक व्यापार होता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो फीमेल वार्डन है उनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फीमेल के साथ ये सब देखने को मिलती हैं, और वो भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो हॉस्टल वार्डन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट में समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्ट है, यहाँ पे समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट को किस लिए बनाया गया है और एज ए हॉस्टल वार्डन आप इस पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका 10 नंबर का है, तो आपको इसमें भी कहीं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस पे हो सकता है कि आपको, हाँ, इनके जितने भी एक्ट हैं इनके आप डेट जरूर याद करें कि कब ये लागू हुए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको मतलब चीज़ें पता होने चाहिए, क्योंकि आप कार्रवाई तो नहीं कर पाएंगे, वो तो आगे पुलिस का काम है या फिर जो भी आपकी न्यायिक चीज़ें होती हैं उनका ही सब काम होता है। बाकी अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, टेलीग्राम पे। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी अपडेट आता है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी एक्ट बचते हैं उनकी भी क्लासेस करते रहेंगे। हो सकता है कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास हो जाए, कभी एक्ट की क्लास हो जाए, लेकिन आपकी क्लासेस हो जाएंगी। उसके बाद
मैं आपको MCQs भी करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे सिलेबस को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑथेंटिक चीज़ें देने की कोशिश भी कर रही हूँ। बात रही हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो हर मैं वीडियो में बोलती हूँ कि आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, बाकी आपको जो PDF मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। तो जो बच्चे हैं जिनको हिंदी की दिक्कत है तो वो लोग इंग्लिश में अपना PDF देख सकते हैं, बाकी अपने पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो इन एक्ट की जो भी क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे भी काफ़ी थे, जैसे लॉ वगैरह के आपके चैनल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपके हॉस्टल वार्डन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा दे रही हूँ। बाकी आपको अगर अपने नॉलेज के लिए किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे सीधा सीधा एक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें और डीपली समझ सकते हैं। वो आपके नॉलेज के ऊपर है, आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कितनी भी ले लो वो कम ही होती है। और लर्न टुगेदर को इतना रिस्पेक्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। बाकी मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो पाती है मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। उस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।